हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान के चैप्टर 8 के अंतर्गत डी ब्लॉक के तत्वों के जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, इनके अंतराकाशी यौगिक किस प्रकार से बनते हैं और मिश्र धातुओं के बारे में। तो स्टार्टिंग करते हैं जटिल यौगिक जिनको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या उपसाह संयोजन यौगिक भी बोलते हैं। उपसाह संयोजक यौगिक भी बोलते हैं। तो बताना हमें यह है कि संक्रमण तत्व जटिल यौगिक या उपसाह यौगिक क्यों बनाते हैं। तो देखा गया है कि संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह या लिगेंड्स के साथ उपसाह संयोजक बंध से जुड़कर संक्रमण तत्व इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह या लिगेंड के साथ उपसाह संयोजक बंध से जुड़कर जटिल यौगिक या उपसाह संयोजन यौगिक बनाते हैं। उपसाह संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करें। अगला चैप्टर हमारा जटिल यौगिक या उपसाह संयोजन यौगिक के बारे में होगा, जहाँ पर इनको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं K4 FeCN का होल 6 एक उपसाह संयोजन यौगिक है। NiCO का होल 4 एक उपसाह संयोजन यौगिक है। NiCl4 2- एक उपसाह संयोजन यौगिक है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर क्या होता है कि ये मेटल है, केंद्रीय धातु परमाणु जो संक्रमण तत्व के रूप में होती है। और ये Cl या यहाँ Cn या CO ये क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह या लिगेंड्स होते हैं। तो यहाँ पर जो मेटल होती है, धातु जो होती है, संक्रमण धातु और लिगेंड्स, इनके बीच जो बंध होता है वो उपसाह संयोजक बंध होता है। उपसाह संयोजन बंध द्वारा जो जटिल यौगिक बनते हैं उन्हीं को हम उपसाह संयोजन यौगिक के नाम से जानते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों बनते हैं? तो इसके 3 कारण हैं। पहला तो कारण ये है कि जो संक्रमण तत्वों की जो आकार है, ये आकार क्या होता है, छोटा होता है। छोटा आकार होता है। छोटा आकार होने के कारण उच्च नाभिकीय आवेश होता है। उच्च नाभिकीय आवेश, छोटा आकार होगा और दूसरा नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा होगा, जिससे ये क्या करेंगे, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। तो जो दान करेंगे, तो दान करने के बाद दूसरा ऐसा परमाणु होना चाहिए जो दान किए गए इलेक्ट्रॉन को रख सके। तो दान किए गए इलेक्ट्रॉन रखे कहाँ, तो जो संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके N-1d या ND उपकोष में क्या होना चाहिए, रिक्त ऑर्बिटल होना चाहिए, जिनमें दान किए गए इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सके। तो लिखेंगे तीसरा सबसे मुख्य कारण जो है, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन, लिगेंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को समावेशित करने के लिए
करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिक्त डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये 3 कारण हैं जटिल यौगिक बनाने के, संक्रमण तत्वों द्वारा जटिल यौगिक बनाने के। पहला कारण है कि इनका परमाणु आकार छोटा होता है, दूसरा उच्च नाभिकीय आवेश होता है, लेकिन सबसे मुख्य जो कारण है वो ये है कि लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, उन दान किए गए इलेक्ट्रॉनों के लिए जो है इनमें क्या होना चाहिए? उपयुक्त रिक्त डी ऑर्बिटल होना चाहिए। जब डी ऑर्बिटल जो होंगे रिक्त होंगे, तो उन रिक्त ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उन दान किए गए इलेक्ट्रॉन उन रिक्त डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाएंगे, और जब रिक्त डी ऑर्बिटल में दान किए गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ पर जो बंध बनेगा उपसहसंयोजक बंध बनेगा, और इससे यौगिक जो बनेंगे वो जटिल यौगिक या उपसहसंयोजन यौगिक बनेंगे। तो इस प्रकार से ये इनके 3 कारण हो गए। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे संक्रमण तत्वों के अंतराकाशी यौगिक के बारे में। तो देखिए, अंतराकाशी नाम इसलिए दिया गया है, इंटरस्टेशियल अंतराकाशी यौगिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो संक्रमण तत्व के क्रिस्टल जालक होते हैं, मान लिया ये किसी संक्रमण तत्व के इस प्रकार से परमाणु में क्या क्रिस्टल जालक संरचना है इस प्रकार से। ठीक है, तो देखा गया कि संक्रमण तत्व की जो क्रिस्टल जालक संरचना जब होती है तो इन संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में ये क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये क्या होता है? ये रिक्त स्थान है। इसे बोलते हैं अंतराकाशी स्थल। अंतराकाशी स्थल या स्थान। अब संक्रमण तत्वों का आकार, संक्रमण तत्वों के जो परमाणु जो होंगे क्रिस्टल जालक के रूप में जो व्यवस्थित होंगे, तो इनके व्यवस्थित क्रिस्टल जालक के रूप में व्यवस्थित करने पर इनके जो अंतराकाशी स्थल में रिक्त स्थान होता है। अब इस रिक्त स्थान में बहुत ही छोटे आकार के परमाणु जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, बोरान के परमाणु, नाइट्रोजन के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। तो जब कहा जाता है संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल जालक में छोटे आकार के परमाणु हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन इनके अंतराकाशी स्थल में प्रवेश कर जाते हैं, तो प्राप्त यौगिक अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा, इनका नाम अंतराकाशी इसलिए रखा गया क्योंकि जो संक्रमण जो तत्व होते हैं इनका परमाणु आकार थोड़ा बड़ा होता है, और जब इनके क्रिस्टल जालक के रूप में ये व्यवस्थित होते हैं तो इनके बीच के रिक्त स्थान में अंतराकाशी स्थल में हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन के परमाणु जो प्रवेश कर जाते हैं, तो उस स्थिति में जो यौगिक बनेंगे ये यौगिक जो होंगे अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं। ये यौगिक जो होते हैं वो ये यौगिक जो स्वतंत्र शुद्ध अवस्था में संक्रमण तत्वों की शुद्ध अवस्था में संक्रमण तत्वों से ज़्यादा कठोर होते हैं। मतलब शुद्ध संक्रमण तत्व है और अंतराकाशी यौगिक है, तो अंतराकाशी यौगिक जो होंगे ज़्यादा कठोर होंगे शुद्ध यौगिक की तुलना में। अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं, अंतराकाशी यौगिक की विशेषता ये है कि ये यौगिक रासायनिक गुणों को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भौतिक गुण जो होते हैं इनको प्रभावित कर देते हैं। जैसे घनत्व है, डेंसिटी, घनत्व हो गया, कठोरता हो गई, दृढ़ता हो गई, दृढ़ता, आघातवर्धता, वर्धता, तन्यता, विद्युत चालकता को प्रभावित करते हैं। इसलिए प्रभावित करते हैं क्योंकि इनके रिक्त स्थान अब खाली नहीं है। रिक्त स्थान में क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, बोरान या नाइट्रोजन के परमाणु आ जाते हैं, इसलिए इनका घनत्व, कठोरता, दृढ़ता जो होगी परिवर्तित हो जाती है। घनत्व जो है बढ़ जाएगा, घनत्व, कठोरता जो होती है वो क्या होती है? मुख्य रूप से बढ़ेगी, और विद्युत चालकता जो होती है कुछ कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट रिक्त स्थान जो है वो कम होता है। इसको उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे शुद्ध आयरन है, शुद्ध लोहा, और शुद्ध लोहे में जब हम कार्बन मिला देते हैं तो जो कार्बन जो होगा जब मिलाया जाएगा तो कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में जाएगा या रिक्त स्थान में जाएगा, तो अंतराकाशी यौगिक बनेगा।
इस्पात या स्टील बन जाएगी, इस्पात या स्टील कह सकते हैं, बनेगी। और इसी प्रकार से ढलवा लोहा भी बनता है, दोनों में अलग कार्बन की मात्रा अलग अलग होती है। तो शुद्ध इस्पात की तुलना में जब इस्पात या ढलवा लोहा जो होती है, इसकी आघात वर्धता और तन्यता जो होती है वो कम हो जाती है, लेकिन भार सहन करने की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। भार सहन करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाती है। भार वहन क्षमता में क्या होगी, वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से अंतराकाशी यौगिक जो होते हैं वो रासायनिक गुणों को प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन भौतिक गुणों को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे अंतराकाशी यौगिकों के गुण के बारे में, ये किस प्रकार से गुणों को परिवर्तित करते हैं, इसको नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे अंतराकाशी यौगिकों के कुछ महत्वपूर्ण गुण। तो पहला गुण यह है कि यह यौगिक इन यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। दूसरा जो है, यह यौगिक अत्यधिक कठोर होते हैं। जैसे कुछ बोरान के अंतराकाशी यौगिक की यौगिक कठोरता डायमंड हीरे के समान होती है। किसके समान, हीरे के समान होती है। और ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाते हैं, रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। और कह सकते हैं विद्युत चालकता उच्च होती है। विद्युत चालकता, इनकी जो विद्युत चालकता होगी वो बहुत ही उच्च हो जाती है शुद्ध धातु की तुलना में, शुद्ध धातु की तुलना में, धातु की तुलना में। तो ये हो गए अंतराकाशी यौगिकों के प्रमुख गुण। अब हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे संक्रमण तत्वों की मिश्र धातुओं के बारे में। तो नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आज का, संक्रमण तत्वों की मिश्र धातुएं, एलॉय। तो देखिए मिश्र धातुएं क्या होती हैं, छोटे क्लासों में पढ़ाया गया होगा मिश्र धातुओं के बारे में। जब हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिक्स करेंगे, मिश्रित करेंगे, तो जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है वो समांगी मिश्रण जो होता है मिश्र धातु कहलाती हैं। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्र धातुएं क्या होती हैं, ये दो या दो से अधिक धातुओं का एक ऐसा होता है, एक समांगी मिश्रण होता है, तथा इनके जो विलयन हैं यह ठोस विलयन कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, ठोस विलयन कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विलायक और विलय दोनों जो होते हैं वो दोनों ही ठोस होते हैं। मिश्र धातुओं के बनने का कारण क्या होता है, तो कारण इसका ये है कि जो धातुएं होती हैं, धातुओं की परमाणु त्रिज्या, और मुख्यतः संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर होती है। लगभग कैसी होती है, बराबर होती है। अब होगा क्या, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर एक धातु के कुछ परमाणु हैं,
जैसे मान लें कापर के कुछ परमाणु हैं, ये सभी कापर के परमाणु हैं, सभी किसके परमाणु हैं? कापर के। अब इसके द्रव अवस्था में कापर है, अब इसमें कुछ मात्रा में जिंक को मिला दिया गया। क्या मिला दिया गया? जिंक। तो जिंक के परमाणु का आकार कापर के परमाणु के लगभग बराबर है, तो कुछ कापर के परमाणु जो होंगे जिंक के परमाणु द्वारा रिप्लेस हो जाएंगे। जिंक के परमाणु जो होंगे कापर के परमाणु द्वारा क्या हो जाएंगे? रिप्लेस, विस्थापित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो समांगी मिश्रण जो बनेगा, क्योंकि इनके परमाणु आकार लगभग बराबर होते हैं, इसलिए जिंक के परमाणु जो हों, कापर के परमाणु जो होंगे जिंक के परमाणु द्वारा विस्थापित होने के बाद जो समांगी मिश्रण बन गया, ये समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाता है। तो मिश्र धातु बनने का जो कारण ये है कि धातुओं, इन संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं, जिससे एक धातु का परमाणु दूसरे धातु के परमाणु द्वारा क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है तथा प्राप्त समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। तो स्टूडेंट समझ में आया होगा कि एलॉय या मिश्र धातु कैसे बनती हैं, क्योंकि संक्रमण धातुओं के जो परमाणु आकार जो होते हैं वो लगभग बराबर होते हैं। तो एक धातु में के द्रव अवस्था में लिया गया, रखा, पहले द्रव अवस्था में बनाया, उसे परिवर्तित किया गया, उसमें दूसरी धातु मिलाई गई, तो परमाणु आकार बराबर हैं, इसलिए एक परमाणु कापर के परमाणुओं को जिंक के परमाणुओं ने क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से समांगी मिश्रण बन गया। वो समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा? मिश्र धातु कहलाएगा। मिश्र धातु के जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं, गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो शुद्ध धातु से उच्च हो जाते हैं, जैसे अभी बताया था अंतराकाशीय युग्मों में, और इनकी जो कठोरता होती है वो भी शुद्ध धातु से ज़्यादा होती हैं। हम डेली लाइफ में जितनी भी धातुएं प्रयोग कर रहे हैं, ये कोई भी शुद्ध धातु नहीं होती है, क्योंकि शुद्ध धातुएं जो होती हैं ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और ये मिश्र धातुएं होती हैं बहुत ही कम क्रियाशील या निष्क्रिय होती हैं। इसलिए डेली लाइफ में हम जो भी धातुएं, चाहे लोहा प्रयोग करते हैं इस्पात के रूप में, स्टील के रूप में, ये क्या है? मिश्र धातु है, मिश्र धातु है। हम एल्युमिनियम प्रयोग कर रहे हैं तो प्योर एल्युमिनियम नहीं है, वो भी एक मिश्र धातु के रूप में है। तो जहाँ भी हम धातुएं प्रयोग करते हैं वो कोई भी शुद्ध धातु नहीं होती, क्योंकि शुद्ध धातु जो होती है अत्यधिक क्रियाशील होती है, उसका और रासायनिक क्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है, इसलिए नमी से ऑक्सीजन से क्रिया कर सकती हैं, क्रिया कर लेती हैं, जिससे उनका क्षरण जल्दी हो जाता है। तो जो है उनको निष्क्रिय बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उनको मिश्रण के रूप में या मिश्र धातु के रूप में प्रयोग करते हैं। हम घरों में जो बर्तन प्रयोग करते हैं वो स्टील के बर्तन होते हैं, उसमें लोहा है, लेकिन वो लोहा जो है शुद्ध नहीं है, वो मिश्र धातुओं के रूप में होता है। हम पीतल यूज करते हैं, पीतल भी क्या है? एक कापर और जिंक की मिश्र धातु होती है। और इसके अलावा अन्य जैसे कह सकते हैं दरवाजे प्रयोग किए जा रहे हैं, वो भी जो है लोहे के, तो लोहा भी वहाँ पर जो लोहा है वो भी मिश्र धातु के रूप में है। इसके अलावा एल्युमिनियम जो प्रयोग कर रहे हैं वो भी मिश्र धातु के रूप में होता है। तुम्हारा जो कह सकते हैं घंटे होते हैं या बंदूक की नॉल होती है, ये सब मिश्र धातुएं होती हैं। तो मिश्र धातुएं की प्रयोग करने का कारण यही होता है क्योंकि इनकी क्रियाशीलता जो होती है बहुत ही कम होती है, गलनांक क्वथनांक उच्च हो जाता है, कठोरता ज़्यादा होती है, इसलिए हम मुख्य रूप से मिश्र धातुओं को प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो है आज हम लोगों ने सीखा यहाँ पर जटिल यौगिक कैसे बनाए जा सकते हैं, जटिल यौगिक बनाने का कारण, दूसरा अंतराकाशीय यौगिक, तीसरा मिश्र धातुओं के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी स्टूडेंट को शेयर और लाइक करें। थैंक यू।